हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होपफुली सुपर। आज दोस्तों हम लोगों को क्या पढ़ना है, रिवीजन करना है जल्दी से छोटे मोटे और टॉपिक्स का, जिससे हमारा रिवीजन पूरा हो सके। और आप सब जानते हैं रिवीजन सबसे एसेंशियल पोर्शन है हमारे करिकुलम का। क्यों सबसे एसेंशियल है? ये पूरा रिवाइज करा देता है जो कुछ भी पढ़ा होता है, तो इससे हमारे को कुछ कुछ दिन बाद जब रिवाइज हो जाता है ना, तो अच्छे से क्रैम हो जाता है, जिसे कहूँगा मैं, अच्छे से दिमाग में बस जाता है कि हमने क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था, सब कुछ बस जाता है उससे। ठीक है, तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ जल्दी से अपने बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल को। बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल को अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। अगर किसी को कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का, तो वो मुझसे पूछ सकता है। मैं 1 मिनट रुका हुआ हूँ, जल्दी बताइएगा कोई भी डाउट। मतलब यहाँ तक लास्ट क्लास के रिवीजन को भी लेके चल रहा हूँ। किसी भी तरीके से कोई डाउट हो आप पूछिए ना, क्या दिक्कत है। चलिए मान के चल रहा हूँ कोई डाउट नहीं है किसी भी तरीके से। और अब मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ अपने बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल के साथ रिवाइज कर रहा हूँ। दोस्तों, जब मैं बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल की बात करता हूँ ना, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ये अवार्ड तो, सिमिलर अवार्ड तो हमारे आईसीआई भी देता है एफआर के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एफआर के लिए देता है, मैंने आपको दिखाया भी था। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए इंस्टीट्यूट भी अवार्ड देता है। यहाँ पे अवार्ड जो मिलते हैं बेसिकली वो मिलते हैं आपको किस चीज के लिए? क्वालिटी के लिए। ये बनाया क्यों गया था? जैसे बेलग्रेज मॉडल था, वो अराउंड 14 कंपनी साथ में आई थी, उन्होंने एक लेटर ऑफ इंटेंट फाइल किया था, साथ में साइन किया था कि यार हम लोग सब लोग मिलके क्वालिटी पे वर्क करेंगे। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे अवार्ड दे रहे हैं या कुछ मॉडल्स बना रहे हैं ताकि सब लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में हैं अच्छी क्वालिटी की चीज बनाएं। हम लोग सब लोग चाहते हैं अच्छी क्वालिटी की चीज बनाना। इसके लिए आपने कुछ मॉडल सीखे थे। आपने कहा था बालग्रेज है, ईएफपीएम है, सिंगापुर, जापान, ऑस्ट्रेलियन, कई मॉडल्स हैं। इसमें से आईसीआई ने मेजरली 2 मॉडल्स पे फोकस किया है। मैं उन्हीं दो को लेकर चल रहा हूँ, बालग्रेज, बालग्रेज, और सेकंड उन्होंने लिया है कौन सा? ईएफपीएम। ठीक है ना, ईएफक्यूएम पे। बाकी मॉडल्स को उन्होंने नहीं लिया। इंस्टीट्यूट ने जो थ्योरीज ली हैं वो भी पुरानी ली हैं, लेकिन हम पुरानी ही लेंगे मजबूरन। मैंने नीचे लिख भी दिया था इसमें, अगर आपको याद हो कि यार अब चेंजेस क्या क्या आ गए हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले बालग्रेज मॉडल क्या था, ये अवार्ड किस बेस पे दिया गया? उन्होंने कहा कि हम कुछ क्राइटेरिया दे रहे हैं, अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन में आप चाहते हैं कि आप अच्छा परफॉर्म करें, तो आपके पास कुछ कोर वैल्यूज वगैरह होनी चाहिए, आपको कुछ क्राइटेरिया वगैरह फॉलो करने हैं, तब आप जाके एक्सीलेंस अचीव कर सकते हैं। और जिसने एक्सीलेंस अचीव की होगी, जिसने सबसे बढ़िया तरीके से अचीव की होगी, ऑब्वियसली उसको हम अवार्ड देंगे। तो आपने कहा कि सर बालग्रेज अवार्ड का क्राइटेरिया क्या है? देखिए, इसका बेस जो है ये है कि बेसिकली हमारी कोर वैल्यू और कॉन्सेप्ट जो थे वो इन चीजों पे डिपेंड कर रहे थे कि एथिक्स एंड ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, विजनरी लीडरशिप वगैरह होनी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने 7 क्राइटेरिया बनाए थे कि भाई आपको ये 7 क्राइटेरिया, अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीलेंस अचीव करना चाह रहे हैं, बिजनेस में एक्सीलेंस अचीव करना चाह रहे हैं, तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीजें आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रोफाइल में होनी चाहिए। क्या ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल होना चाहिए? आपको लीडरशिप होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी, कस्टमर्स, वर्कफोर्स, ऑपरेशन, रिजल्ट्स, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड आपने कहा नॉलेज परफॉर्मेंस। अब ये 7 क्राइटेरिया क्या है, क्या ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल है? मुझे मालूम है बहुत लोग इस पे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, सॉरी। तो मैं थोड़ा सा समझा दूं दोस्तों। यहां से देखिएगा, पेज, यस, पेज 233 से पेज 232 पे नीचे लीडरशिप। लीडरशिप मतलब आपके यहाँ लीडर होना चाहिए जो कि विजनरी होना चाहिए, जिसको फॉलो करने के लिए सब रेडी हो, जो ऑर्गेनाइजेशन के विजन के हिसाब से काम करे। एक स्ट्रांग लीडर होना चाहिए जिसके जो प्रॉपर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करे कि ऑर्गेनाइजेशन आज ही नहीं फ्यूचर में भी सक्सेसफुल रहे।
ऐसा लीडर होना चाहिए आपके यहाँ। लीडरशिप इस तरीके, एक लीडर नहीं होनी चाहिए आपके यहाँ, आपको सबको इस तरीके के प्रिंसिपल्स इनकलकेट करने हैं। स्ट्रेटेजी, आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजीज वगैरह बनानी है। आपने कहा कि यार आपकी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी और स्ट्रेटेजी आपकी कोर कॉम्पिटेंसी वगैरह के बेस पे होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के हिसाब से होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के हिसाब से होनी चाहिए। आपका फोकस नेक्स्ट है कस्टमर पे होना चाहिए। आपने कहा कि यार क्योंकि कस्टमर इज द किंग, ऑब्वियसली आपको जितने भी फोकस वगैरह हैं, आप एक्सीलेंस जो लाना चाह रहे हैं कस्टमर के हिसाब से लेके आए, जो कस्टमर के लिए वैल्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है वही परफॉर्म करें। आपने कहा हमें कस्टमर की एक एक बात समझ में आनी चाहिए, उसके एक्सपीरियंस से, उसकी नॉलेज, उसकी नीड्स से सब कुछ समझ में आना चाहिए। हमें डेटा प्रॉपरली मैनेज करना है। फोर्थ क्राइटेरिया है कि यार हमें सीधी बात है डेटा मैनेज करके चलना है। ये हमारा डेटा प्रॉपरली मैनेज होना चाहिए, एनालाइज होना चाहिए और उसको हम प्रॉपरली यूज करें ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए। वर्कफोर्स को प्रॉपर एम्पावर करना है ताकि वर्कफोर्स हमारे को हेल्प कर सके, हमारे 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 गोल को अचीव करने के लिए, हमारे विजन को अचीव करने के लिए, हमारे मिशन को अचीव करने के लिए वर्कफोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एचआर के ऊपर आपको फोकस करना है, आपको आपको उनसे वर्क करना है, आप उनको आपसे वर्क करना है, तो आपका बेस्ट वे में आप यूटिलाइजेशन होना चाहिए उनको एम्पावर करते हुए। उनसे आप हेल्प लीजिए डिसीजंस में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने एक टॉप बॉटम अप्रोच रख दी, पार्टिसिपेटिव अप्रोच होनी चाहिए। आपने कहा कि सर आपको याद रखना है आपके ऑपरेशंस वगैरह जो होने चाहिए अलाइंड होने चाहिए स्ट्रेटेजी से, आपके टाइमली डिलीवरी इनोवेशन वगैरह के साथ आपके ऑपरेशंस होने चाहिए। ये आपकी चीज है। और लास्ट आपने कहा रिजल्ट्स, रिजल्ट शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स नहीं होने चाहिए, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स होने चाहिए। याद रखिए सस्टेनेबल रिजल्ट्स होने चाहिए। रिजल्ट्स से आपको मीनिंग ये है कि दोस्तों ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए नहीं होना चाहिए, ये स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर सके। इसके बाद मैंने आपको पहले ही बताया, अभी भी रिपीट किया कि दो क्राइटेरिया और आ गए, टू इंपॉर्टेंट एरियाज और देखने लग गए हम। कौन कौन से? साइबर सिक्योरिटी एंड एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, जो कि आपके स्टडी मटेरियल में नहीं लिखा लेकिन बालग्रेज के फ्रेमवर्क में इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि ये दो क्राइटेरियाज इंट्रोड्यूस कर दिए गए बालग्रेज के अंदर। तो आपने कहा कि सर ये 7 कैटेगरीज हैं, क्राइटेरियाज हैं, जिसके बेस पे एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया जिसमें हमें मालूम है हमें अपनी कोर वैल्यू और कॉन्सेप्ट्स को इस तरीके से डेवलप करना है। आपने उसको बेस्ट वे में यूटिलाइज करना है ताकि आप एक्सीलेंस अचीव कर सके। इसके बाद आपने कहा अगला मॉडल है EFQM। मैंने आपको बताया EFQM के लिए 14 यूरोपियन बिजनेसेस ने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया था, उसके बेस पे आया। इसमें 3 चीजें हैं मेन, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, क्राइटेरिया और रिजल्ट्स, रेड आर जिसे हम कहते हैं। रिजल्ट्स गलत वर्ड है, रेड आर। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स मतलब उन्होंने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप एक्सीलेंस अचीव करना चाहते हैं, सस्टेनेबल एक्सीलेंस, तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं और उसको फॉलो करना है। आपने का क्राइटेरिया, ये कॉन्सेप्ट्स फॉलो कैसे करेंगे, इनको डेवलप कैसे करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे इन एक फ्रेमवर्क कैसे बनाएं, एक फ्रेमवर्क होना चाहिए जिससे ये कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो सकें, उसको कहते हैं क्राइटेरिया। और लास्ट रिजल्ट्स, हमें याद रखना है कि ये जो हमने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए हैं उसके बाद जो इंप्रूवमेंट आ रहा है वो वन टाइम इंप्रूवमेंट नहीं होना चाहिए, हमारा ये कंटिन्यूस, जैसे PDCA से साइकिल है बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे है PDCA। मैंने आपको इसमें भी बताया था EFQM मॉडल पूरी तरीके से बदल चुका है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने शायद 2015 वाला मॉडल ले रखा है, उसके बाद चेंज हो गया था और हम वही फॉलो करने वाले हैं जो ICI ने ले रखा है। याद रखिएगा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, बहुत सिंपल सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स बनाए। आपके शायद 8 हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, आपको मैं दिखा देता हूँ, बहुत ही आसान है। देखिएगा 8 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं। आप वैल्यू एडिशन कर रहे हो कस्टमर की, नेचुरल सी बात है, बड़ी सिंपल सिंपल बात है, एक लॉजिकल सी बात है कि आप जब गुड्स दें तो कस्टमर के लिए कुछ बेनिफिशियल हो। आप कस्टमर का मतलब क्या होना है? बायर। आपने कंज्यूमर नहीं बोला, बायर बोला। तो बायर आपने कहा मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप जिसको दे रहे हैं उससे कुछ वैल्यू एडिशन होनी चाहिए अल्टीमेट कंज्यूमर के लिए। आपने कहा कि सर आपकी सस्टेनेबल फ्यूचर हो, आपका आपका एनवायरमेंटल बेस पे, सोशल बेस पे, हर चीज पे आपका फ्यूचर लॉन्ग टर्म होना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए। आपको ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज को डेवलप करना है, आपको हार्नेस करना है इनोवेशन को और क्रिएटिविटी को, आपको बेसिकली इंटीग्रिटी, विजन और इंस्पिरेशन के साथ काम करना है। आपका जो लीडरशिप गोल होना चाहिए वो दिमाग में रखना चाहिए, ये नहीं कि बेईमानी से आगे बढ़ रहे हैं। यू शेल हैव अ प्रॉपर विजन जिससे लोग इंस्पायर हों, एक इंटीग्रिटी वाला आपका अप्रोच होना चाहिए ताकि आप लोगों के लिए रोल मॉडल बन सकें।
आपके अंदर एजिलिटी होनी चाहिए। आपने कहा एजिलिटी का मतलब आप अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट के हिसाब से बड़ी फास्ट वे में आप अपने आप को कस्टमाइज कर पाएं, वो एजिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। आपने कहा कि सर नेक्स्ट, मैंने कहा नेक्स्ट है आप एचआर के थ्रू, मतलब आपको ही मालूम है जैसे मैंने अभी बताया था बालग्रिज के अंदर कि आपका आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ह्यूमन रिसोर्स मतलब वर्कर्स को एम्पावर करना है, एक कल्चर क्रिएट करना है जिससे आप दोनों एक दूसरे के साथ काम कर सके, आप ऑर्गेनाइजेशन के, वो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को भी फुलफिल कर सके और उनका पर्सनल गोल भी अचीव हो सके। ऐसा नहीं हो कि पर्सनल लाइफ हैम्पर करके वो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। और सस्टेनेबल आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स, आपने कहा कि अल्टीमेटली हमारे जो रिजल्ट्स होने चाहिए वो सस्टेनेबल होने चाहिए। आपने कहा कि यार सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना है, शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना। तो इन्होंने एट एट बनाए, उन्होंने 7 बनाए थे, इन्होंने 8 बनाए, उन्होंने 7 बनाए थे। सिमिलर ही इन्होंने कहा इन 8 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को अगर हमें अचीव करना है तो हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर 8 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं। आपने कहा जैसे एक फिल्म का अवार्ड मिलना है, अगर फिल्म के अवार्ड को आपने देखना है तो फिल्म के अवार्ड के लिए आप देखेंगे कि यार ये बेसिक बेसिक चीजें होनी चाहिए एक फिल्म के अंदर, तब हम अवार्ड देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। अब ये बेसिक चीज होने के लिए आपको डायरेक्टर को समझाना है कि ये चीजें आप करोगे तो ये बेसिक चीज होगी, एक फ्रेमवर्क आपको रेडी करके देना है। सिमिलर यहाँ पे है, आप कह रहे हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आपने डेवलप करने हैं, अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स आपको डेवलप करने हैं ताकि आप एक्सीलेंस अचीव कर सकें, तो आपको कुछ क्राइटेरिया डेवलप करने हैं। कुछ मैंने एक दो स्टूडेंट्स ने मेरे से कहा, एक दो टीचर्स गलत तरीके से पढ़ा रहे हैं जो कि बोल रहे हैं इसको क्राइटेरिया का मतलब वो कह रहे हैं अवार्ड का क्राइटेरिया। अवार्ड का क्राइटेरिया नहीं होता दोस्तों, ये कोई अवार्ड का क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पे। ये क्राइटेरिया है कि किस तरीके से हम एक फ्रेमवर्क डेवलप करें ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को कन्वर्ट कर सके और अच्छा बिजनेस एक्सीलेंस ला सके। ठीक है, कैसे वो बेसिकली अपने बिजनेस एक्सीलेंस को ला सके, अपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके, ये वो है। ठीक है, क्राइटेरिया हो। तो आपने कहा अच्छा सर ये वो है, इसके बेस पे अवार्ड नहीं मिल रहा। अवार्ड बेसिकली इस चीज पे मिल रहा है कि आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से बिजनेस एक्सीलेंस ला रहे हैं हर चीज में, चाहे वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है चाहे वो कुछ हो। मेनली देख रहे हैं कि आप फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स कैसे बेस्ट वे में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि क्राइटेरिया कैसे है। अब देखो क्राइटेरिया क्या समझाता है, क्राइटेरिया में बेसिकली दो चीजें होती हैं, एनेबलर और रिजल्ट्स। थर्ड भी होता है लर्निंग, क्रिएटिव और इनोवेशन। वो कहता है कि एनेबलर रिजल्ट्स तभी ला पाएगा जब लर्निंग, क्रिएटिविटी और इनोवेशन होगा, तभी ला पाएगा। तो आपने अगर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है, किसी तरह कन्वर्ट करना है बिजनेस एक्सीलेंस में लाने के लिए, आप एक्सीलेंट रिजल्ट्स वगैरह चाहते हैं, तो आपको क्या चाहिए। आपने कहा सर लीडरशिप, लीडरशिप का पहला क्राइटेरिया। दूसरा आपने कहा पीपल, स्ट्रेटेजी, पार्टनरशिप एंड रिसोर्स एंड प्रोसेसेस। तो आपने कहा ये एनेबलर्स हैं। एनेबलर्स मतलब, एनेबलर्स मतलब कि इनके बेस पे अच्छा रिजल्ट आएगा, इनको अगर अच्छे से लेके चलेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। ये 5 बेसिस हैं, दीज आर द 5 बेसिस जिसके बेस पे रिजल्ट डिपेंड करता है। इन 5 बेसिस के बेस पे रिजल्ट भी अच्छा आता है, और रिजल्ट हम 4 तरीके से क्वांटिफाई करके देखते हैं। आपने कहा अच्छा सर लीडरशिप रिजल्ट, लीडरशिप एनेबलर है। लीडरशिप मतलब आप किस तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप को अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखिए मैंने सब क्राइटेरिया भी बना के दिए थे इसके, किस तरीके से लीडर पे आप कहते हैं। जैसे लीडर में आपको देखिए लीडर डेवलप करते हैं मिशन, विजन, वैल्यू, एथिक्स वगैरह। लीडर क्या करते हैं, पर्सनल इन्वॉल्व होते हैं। लीडर इंटरेक्ट करते हैं कस्टमर से, पार्टनर से, रिप्रेजेंटेटिव सोसाइटी से। लीडर रिइंफोर्स करते हैं एक्सीलेंस का कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लीडर जो है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्लेक्सिबल और मैनेज करता है, किसी भी तरीके से बहुत फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, और जैसे भी चेंजेस आए वो उसको प्रॉपरली मैनेज कर सकता है, एजिलिटी लेके आता है बेसिकली। तो आपने कहा कि सर ये लीडरशिप है। ठीक है, तो आप अगर इस पे सही तरीके से फोकस करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा, सीधी बात है। तो हमारे ये क्राइटेरिया क्या है, ये बता रहा है कि अगर हमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है तो इस पे एनेबलर्स पे फोकस करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या रिजल्ट सही से आ रहे हैं या नहीं, तब पता चलेगा कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सही से अप्लाई हो भी रहे हैं या नहीं। तो आपने कहा अच्छा सर इसके बेस पे अवार्ड नहीं मिलता, ये सिर्फ ये बता रहा है कि ये लगाने से रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं यानी ये आप क्वांटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, आपने कहा ठीक है सर। तो आपने कहा कि सर लीडरशिप, लीडरशिप क्या है, लीडरशिप का बेसिकली हमने कर लिया पीपल। पीपल का मतलब मैंने कहा आपको भी ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब आपने कहा कि यार हमें एम्पावर करना है अपने ह्यूमन रिसोर्स को
हमें एम्पावर करना है अपने ह्यूमन रिसोर्स को। आपको याद रखना है कि तरीके से आप मैनेज करें पीपल की नॉलेज और कॉम्पिटेंसीज को आइडेंटिफाई करके उसको यूटिलाइज करें प्रॉपरली, उनको एम्पावर करें, जहां जरूरत हो उनको इन्वॉल्व करें। आपको एक डायलॉग से डील करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और जहां जरूरत हो उसको आप रिवॉर्ड करें और प्रॉपरली टेक केयर करें पीपल का। नेक्स्ट है आपने का पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी। पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी के अंदर आप कह रहे हैं कि यार ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ही पॉलिसी और स्ट्रेटेजी पे करती है। अगर प्रॉपर पॉलिसी सिर्फ प्रेजेंट के हिसाब से नहीं, फ्यूचर के हिसाब से ही बनाएंगे, स्टेक होल्डर्स के हिसाब से बनाएंगे, ना कि शेयर होल्डर्स के हिसाब से, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल पाएगी। इसलिए आपको इस पे फोकस करना है। आपको यही नहीं कि वन टाइम बना दिया, इसको रिव्यू करके अपडेट करते रहना है और कम्युनिकेट करते रहना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर आपने कहा कि सर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप देखो कई तरीके से होती है। आपने कहा कि सर सप्लायर के साथ पार्टनर है, मैं कस्टमर के साथ पार्टनर हूं। मतलब मेरे को आउटसोर्स करने के लिए मैं सप्लायर के साथ पार्टनर हो रहा हूँ। तो आपने कहा कि जो भी मेरे पार्टनर्स हैं जिनके साथ मैं वर्क कर रहा हूँ, उनको मेरे को प्रॉपरली मैनेज करके चलना है, उनके साथ फाइनेंसेस मैनेज करनी है, बिल्डिंग इक्विपमेंट वगैरह मैनेज करनी है, टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ नो हाउ वगैरह मैनेज करने हैं। जितने अच्छे तरीके से मैं मैनेज करूंगा उतने ज्यादा मेरे रिजल्ट आएंगे। और लास्ट, प्रोसेसेस। आपने कहा प्रोसेसेस क्या है? मैंने कहा देखो बहुत सीधी सी बात है, अच्छी प्रोसेसेस ज्यादा अच्छे कस्टमर्स को वैल्यू क्रिएट करके देगी, मतलब वेरी ज्यादा वैल्यू क्रिएट करके देगी कस्टमर्स को या अदर स्टेक होल्डर्स को। तो आपको प्रोसेसेस जो है स्ट्रेटेजी वगैरह को, पॉलिसी वगैरह को दिमाग में रखते हुए बनानी है। मैंने यहाँ पे आपको ये भी बताया था कि इसके बारे में हम बहुत डिटेल में डील करने वाले हैं। कहाँ पे? परफॉर्मेंस प्रिज्म वगैरह में। तो आपने कहा हाँ सर, मैंने लिखवाया भी था, आपको याद होगा शायद। तो प्रोसेसेस वगैरह के साथ हम यहाँ देख रहे हैं। तो आपने कहा कि यार प्रोसेसेस इनोवेशन वगैरह के हिसाब से इनोवेटिव प्रोसेसेस होनी चाहिए, हमारी स्ट्रेटेजी वगैरह फुलफिल करनी होनी चाहिए, और इससे हमारे कस्टमर के रिलेशनशिप इंप्रूव हो। आपने कहा टाइमली डिलीवरी वगैरह हो। अब इसके बेस पे हमारे रिजल्ट्स आते हैं। हम रिजल्ट्स चार लोगों के लिए क्वांटिफाई करके देखते हैं: कस्टमर्स, पीपल, सोसाइटी एंड बिजनेस स्टेक होल्डर, मतलब अदर स्टेक होल्डर्स। कस्टमर का रिजल्ट मतलब कि कस्टमर क्या चाह रहा था, उसको क्या मिला, सीधी सी बात है। क्या चाह रहा था, उसको क्या मिला। ठीक है ना? तो आप कह रहे हैं कि उसकी परसेप्शन क्या है, और अल्टीमेटली जो उसको मिला उसके बेस पे आपकी परफॉर्मेंस क्या है। बिल्कुल सेम चीज, दो सब क्राइटेरिया है ना इसके। क्या चाह रहा था, उसको क्या मिला। पीपल, लोग क्या चाह रहे थे, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ है वो क्या चाह रहा था, उसको क्या मिला। परसेप्शन क्या था, परफॉर्मेंस किस तरीके से हुआ सोसाइटी के हिसाब से, और बाकी स्टेक होल्डर्स के हिसाब से भी क्या चाह रहे थे, क्या मिला। लास्ट है रेडार। रेडार का मतलब सीधी सीधी है, पीडीसीए को ही रेडार बोल दिया इन्होंने। इन्होंने कहा कि देखो ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है। मतलब आप जैसे वहां पे था ना, प्लान, डू, एक्ट एंड चेक, बिल्कुल सेम यहाँ पे रेडार बोल दिया। रिजल्ट्स, अप्रोच, डिप्लॉय एंड एसेस एंड रिफाइन। आपने क्या रिजल्ट सोचे? रेडार क्या है? जैसे वहां पे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए आपने रेडार बना दिया था क्या? आपने कहा था टीक्यूएम के लिए, आपने कहा था कि सर हम प्लान करेंगे, एक्ट करेंगे, लास्ट क्लास में सीखा था पीडीसीए। प्लान करेंगे, डू करेंगे, एक्ट करेंगे, फिर चेक करेंगे, अगर कहीं कमी हो फिर से आगे प्लान। तो आपने कहा हमारे स्टैंडर्ड्स इस तरीके से इंप्रूव होते जाएंगे, हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती जाएगी, दिस विल बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यहाँ पे रडार है। रडार में क्या कर रहे हैं? आपने कहा रिजल्ट क्या होने चाहिए। आपने सोचा अच्छा रिजल्ट ये है, मेरी क्या अप्रोच होनी चाहिए इस रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए, वो अप्रोच को डिप्लॉय करेंगे। फिर हम उसको एसेस करेंगे कि क्या वो अप्रोच सही से रिजल्ट ला रही है या नहीं, और नहीं ला रही तो उसको रिफाइन करेंगे, फर्दर इंप्रूव करेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे। ये हमारी ये हमारी क्या है? ये था हमारा बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल। बाकी बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल हमारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं किए। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये जो आपका बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल में ईएफक्यूएम हो या आपका बालग्रेज हो, दोनों ही यहाँ पे आउटडेटेड डाल रखे हैं। ठीक है, दोनों ही यहाँ पे आउटडेटेड डाल रखे हैं। इसके बाद हम आए थे थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स पे। मैंने आपको बताया था थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स किस तरीके से होता है दोस्तों। थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स बेसिकली दो तरीके के कंस्ट्रेंट्स पे फोकस करता है। आपने कहा कौन कौन से? लूज कंस्ट्रेंट एंड बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स। लूज कंस्ट्रेंट्स एंड बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स, कई तरीके के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, याद रखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में। आपने कहा कि हाँ सर, आपने बताया था कि यार ऑर्गेनाइजेशन में बाइंडिंग कंस्ट्रेंट भी होते हैं, लूज कंस्ट्रेंट भी होते हैं। मैंने कहा कंस्ट्रेंट का मतलब जो भी रिसोर्सेज आपको फुल फ्लैश्ड में, मतलब आप जितना प्रोड्यूस करना चाहते हैं उतना नहीं कर पा रहे, या जितना सेल करना चाहते हैं उतना नहीं कर पा रहे, उस चीज से रेस्ट्रिक्ट करते हैं, उसको आप कंस्ट्रेंट कह देते हैं कि यार ये रुकावट है, इसकी वजह से मैं अनलिमिटेड पे नहीं जा पा रहा। अब ये बेसिकली दो तरीके के होते हैं। आपने कहा बाइंडिंग और लूज। आपने कहा कि सर आपने कहा कि सर बाइंडिंग कंस्ट्रेंट और लूज कंस्ट्रेंट में क्या अंतर है?
आपने कहा कि सर अगर हमें याद हो, मान के चलिए हम जितना भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 4 कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से मशीन, लेबर, मटेरियल और पावर इस पे डिपेंड कर रहा है। जितना भी मान के चलिए 500 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं आप, बेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट के लिए आप 500 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन ये जो आपने कहा कि यार ये इस पे डिपेंड कर रहा है सर, आपने कहा कि सर पावर और लेटर से मटेरियल तो एक्स्ट्रा है, यूटिलाइज तो प्रॉपरली हो रहे थे मशीन और लेबर। जितने मेरी मशीन थी वो पूरी यूटिलाइज हो रही थी, जितनी लेबर थी वो पूरी यूटिलाइज हो रही थी। तो आप कहेंगे कि यार स्पेयर है मेरे पास, अभी भी लूज है मेरे पास क्या, पावर और मटेरियल। और बाइंडिंग क्या है, आपने कहा कि सर बाइंडिंग जो है वो मेरे पास है कौन कौन से, आपने कहा कि सर मशीन और लेबर। अब जो बाइंडिंग कंस्ट्रेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है जिससे सारे पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरी जो प्रोडक्शन की स्पीड डिपेंड कर रही है, उसको हम कहते हैं ड्रमर या फिर बॉटलनेक। उसको हम कहते हैं ड्रमर या फिर बॉटलनेक। आपको आपको ड्रमर और बॉटलनेक का मीनिंग मेरे ख्याल से याद आ गया होगा। कई कंस्ट्रेंट्स होते थे, ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा कि ड्रमर या बॉटलनेक क्या होता है। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, मैंने कहा था कि देखिए कई सारे, अब जैसे बॉटल नेक किस पे बना था, इस पे बना था। मैंने कहा था वाटर के फ्लो की स्पीड किस पे डिपेंड करेगी, मैंने कहा था इस बॉटल की नेक पे डिपेंड करेगी, इसीलिए हम इसको बॉटल नेक कहते थे। इसीलिए हम इसको क्या कहते थे, बॉटल नेक। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको याद आ गया होगा कि बॉटल नेक है क्या। अब हम लोग क्या करते थे, अब हम लोग बेसिकली सिंक्रोनस मैन्युफैक्चरिंग वगैरह डील करते थे। मैं प्रिंसिपल्स को रिपीट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि देखो सिंक्रोनस मैन्युफैक्चरिंग थी क्या। हम कहते थे जैसे हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस 1, 2, 3। फर्स्ट की स्पीड लेटर से 50 है, सेकंड की 20, थर्ड की 60, मतलब 60 यूनिट्स प्रोसेस कर सकता है एक आवर। फर्स्ट मशीन 50 यूनिट्स प्रोसेस कर सकती है 1 आवर में, और सेकंड 20 यूनिट्स प्रोसेस कर सकती है 1 आवर में। तो आप कहेंगे पूरा जो फ्लो है उसकी स्पीड किस पे डिपेंड करेगी, आपने कहा कि सर सेकंड मशीन, इसे ही आप बॉटलनेक बोलेंगे। मे बी ये भी बाइंडिंग कंस्ट्रेंट है और ये भी हो, लेकिन बॉटलनेक सिर्फ और सिर्फ सेकंड है। आपने कहा हाँ सर सेकंड है बॉटलनेक मेरा, और आपको इसी को बेस्ट वे में एक्सप्लॉइट करना है, एलिवेट करना है, मतलब एक्स्ट्रा मशीन वगैरह इन्वॉल्व करनी है ताकि इसकी स्पीड आप किसी तरह बढ़ा सके। क्योंकि अगर आपने इसकी स्पीड बढ़ा दी तो अल्टीमेटली पूरी प्रोडक्शन फ्लो की स्पीड बढ़ जाएगी। उसी को हम ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन टेक्निक, सिंक्रोनस मैन्युफैक्चरिंग या कई नामों से बुलाते थे। अब इस चीज के अंदर, इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमें अगर याद हो तो हमने एक चीज याद रखी थी, हमने कहा था यहाँ पे अदीहुल गोल्डरेट ने आपको समझाया था, क्या समझाया था अपनी बुक के अंदर, उन्होंने समझाया था कि आपको लेबर को यहाँ पे फिक्स की तरह लेके चलना है, वेरिएबल की तरह नहीं लेके चलना। आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपको लेबर को निकाल लेना है और फिक्स की तरह लेके चलना है, ठीक है ना। इसमें रेशियो बेस पे निकाला था, गैलोवे ने हमें सिखाया था रेशियोज निकालने के लिए, और गोल्डरेट ने हमें सिखाया था कि यार हमारा थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट क्या है, गैलोवे ने क्या कहा था, थ्योरी थ्रूपुट अकाउंटिंग। तो गोल्डरेट ने बोला था कि देखो हमारे को 3 मेजरमेंट्स लेके चलने हैं थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन, जिसमें सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और उसने कहा था लेबर अदर वेरिएबल ओवरहेड्स को सबको फिक्स मान के चलिए। ये उसने अज्यूम किया था, उसने कहा था क्योंकि हम जब लेबर वगैरह एक्स्ट्रा होती है, लीन में भी हमने समझा था, तो उसको निकालते नहीं है, रेदर हम क्या करते हैं उससे छोटे मोटे और काम कराते रहते हैं। तो लेबर और वेरिएबल ओवरहेड लगता ही रहता है, दे आर नो मोर वेरिएबल, दे आर फिक्स इन नेचर, वो बिहेव कर रहे होते हैं फिक्स की तरह। आपने कहा कि सर इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री दूसरा होता था, मैंने आपको समझाया था असेट साइड पे जो भी आ रहा हो बैलेंस शीट में उस सबको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट वगैरह में डेबिट साइड पे जो भी आ रहा हो उसको कहते हैं एक्सक्लूडिंग मटेरियल। क्योंकि मटेरियल को, केवल मटेरियल को उसने कहा था वेरिएबल है, और इसीलिए कंट्रीब्यूशन निकालते समय उसने सिर्फ मटेरियल को सब्ट्रैक्ट किया था। या फिर अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दे रखा हो कि ये पर्टिकुलर कॉस्ट आपकी वेरिएबल इन नेचर है तो उसको आप माइनस करेंगे, अदरवाइज आप किसी को माइनस नहीं करेंगे। तो थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन आपने कैसे निकाला था, सेल्स माइनस डायरेक्ट मटेरियल, या फिर अगर किसी क्वेश्चन में किसी पर्टिकुलर चीज को स्पेसिफिकली दे रखा है कि ये आपकी वेरिएबल है।
फिर आपने कहा कि सर क्वेश्चंस कैसे करते हैं, मैं नहीं याद दिला रहा आपको, याद मैं हल्का सा ही बता दूं। थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स के अंदर हम थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर आवर वगैरह निकाल लेते थे, फिर हम की फैक्टर के बेस पे इसको कर देते थे। जबकि गैलोवे ने हमें समझाया था थ्योरी ऑफ गैलोवे ने हमें समझाया था थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो के हिसाब से। उसने हमें क्या कहा था, आप क्या करिए, आपके जो भी आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट, जैसे आप टोटल फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं, उसको आप पर आवर निकाल लीजिए और देखिए कि कहाँ पे रेशियो कैसे निकालेंगे, थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर आवर ओवर ऑपरेटिंग कॉस्ट पर आवर। आप ये देखिए ये हेल्प कहाँ करती है, ये जानने के लिए कि कहाँ पे आप वन से ज्यादा क्यों, वन से ज्यादा थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो है, इसका मतलब आप कहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट पर आवर जो इनकर कर रहे हैं उससे ज्यादा अर्न कर रहे हैं, किस किस प्रोडक्ट पे, ये जानने। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है सर। इसके बाद हम आगे बढ़े थे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जिसका नाम था सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आपने कहा सर सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता था, मैंने कहा दोस्तों सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर हम लोग बहुत आसान सी बात करते थे। हमें क्या बोला था, ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कुछ हमारे को 8 प्रोसेसेस बताई थी कि 8 प्रोसेस, और एक मैंने बहुत ही आसान सी आपको यहाँ पे एक बुक थी साफा सिंधी एंड मैकल रॉय के हिसाब से, पेज नंबर अगर आपको याद हो 249 पे 2-49 पे, उसके अंदर एक बहुत अच्छा एक कॉलम लिखा हुआ था, उसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया था और मैंने आपसे कहा था कि आप वो प्लीज पढ़िएगा। उससे आपको एक ही बार में हर प्रोसेस का मीनिंग समझ में आ जाएगा कि कौन सी प्रोसेस क्या करती है। जैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कमर्शलाइजेशन का वर्क क्या होता है, वो नए प्रोडक्ट्स बनाती है और उसका वर्क होता है जल्दी से जल्दी उस नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना। फिर आपने कहा सर डिमांड मैनेजमेंट ये बताती है कि कितना आपका बेसिकली आपको जो डिमांड मैनेजमेंट प्रोसेस क्रिएट करनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या बताएगी, वो ये कैलकुलेट करेगी कि एस्टिमेटेड क्या डिमांड किस टाइम पर किस पीरियड में होने वाली है। फिर वो डिमांड मैनेजमेंट लेके जाएगी, उस डिमांड को बताएगी अपनी कि इस टाइम पे होने वाली है मैन्युफैक्चरिंग फ्लो वाले को, ताकि वो रॉ मटेरियल वगैरह ऑर्गेनाइज कर सके और वो ये देख सके कितना मेरे पास स्टॉक वगैरह है कितना है, और उसके हिसाब से वो डिमांड मैनेजमेंट को फिर से बताएगी कि क्या हमारे पास है। डिमांड मैनेजमेंट अब स्टॉक वगैरह को दिमाग में रखते हुए ये कहेगी यार मैन्युफैक्चरिंग फ्लो वालों से कि ठीक है आप इतने इतने यूनिट्स प्रोड्यूस कर दीजिए, आपके पास इतना स्टॉक है, इतना टाइम लगेगा, ये लगेगा, इसके हिसाब से इतने यूनिट्स प्रोड्यूस कर दीजिए। और फिर मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट वगैरह क्या करेगी, वो कहेगी ठीक है मैं इस तारीख को इतने इतने यूनिट्स प्रोड्यूस कर दूंगी क्योंकि मेरे पे इतना इतना स्टॉक है। तो ये आपने कुछ प्रोसेसेस सीखी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी सिंपल है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होती है। ठीक है, ये प्रोसेसेस होंगी तभी आप यहाँ तक पहुंचेंगे। इसके अपार्ट आपको मालूम है इसके अपार्ट कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं। आप कहोगे सर ऑर्डर फुलफिलमेंट, ऑर्डर फुलफिलमेंट का मतलब यहीं पे लिखा था, चलो यहीं पे दिखा दे रहा। ऑर्डर फुलफिलमेंट का मतलब है आप बेसिकली कस्टमर के ऑर्डर को फुलफिल करके दे रहे हैं। एक मिनट, वहां नहीं, वहां पे आप बाद में पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ से जल्दी जल्दी समझाते जा रहा। आपके पास जब भी कस्टमर का ऑर्डर आएगा आपका ऑर्डर फुलफिलमेंट से होगा, और ऑर्डर फुलफिलमेंट का मतलब कि जब भी ऑर्डर आ रहा है आप कितनी स्पीड से उसको फुलफिल करके दे रहे हैं, आपके वेयर हाउस में जो यूनिट्स पड़े हुए हैं उसको यूज करते हुए आप जल्दी से जल्दी कस्टमर को कैसे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, क्या ईमेल भेज रहे हैं, किस तरीके से ट्रैकिंग दे रहे हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब आप टाइमली जो ऑर्डर आया है उसको आप फुलफिल कर रहे हैं, दैट इज द बेसिक पर्पस। आपने कहा कि सर अब इन सबको करने के लिए ऑब्वियसली हमें सप्लायर के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप बनाने पड़ेंगे, तो आप कहेंगे सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इसको कहते हैं। आप कहेंगे हमें एसएलए साइन करना पड़ेगा, एसएलए का मतलब मैंने आपको बताया था, एसएलए आपको बाद में पढ़ेंगे हम। और क्या था, आपने कहा पीएसए भी साइन करना पड़ेगा, पीएसए का मतलब क्या था, पीएसए का मतलब अभी एसएलए आज ही पढ़ेंगे नीचे। आपने कहा कि सर पीएसए क्या होता था, पीएसए को समझिए, पीएसए के अंदर हम करते थे प्रेफर्ड सप्लायर एग्रीमेंट, क्योंकि 10 सप्लायर हैं, हमने एक सप्लायर से कहा भाई तेरे साथ ही टिके रहेंगे, जैसे डमिंग ने हमें सिखाया है कि भाई तेरे साथ ही लॉन्ग टर्म में काम करेंगे, तेरे साथ ही जीना है, तेरे साथ ही मरना है, आगे बता, तेरे को मैं प्रेफरेंस दे रहा हूं तो तू मेरे को क्या बेनिफिट दे रहा है। वो कहता है क्योंकि आप मुझे प्रेफरेंस दे रहे हैं मैं आपको कम कॉस्ट में गुड्स देने को तैयार हूं, क्योंकि आप मुझे प्रेफरेंस दे रहे हैं मैं आपको क्या करने को तैयार हूं, मैं आपको कम कॉस्ट में गुड्स देने को तैयार हूं। तो आपने कहा ठीक है सर, पीएसए हमने साइन कर लिया। अब आपने कहा कि सर इससे सप्लायर भी खुश क्योंकि उसको मालूम है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन गया, हम भी खुश क्योंकि हमें मालूम है सप्लायर हमें अच्छी क्वालिटी के गुड्स कम कॉस्ट पे देगा, एंड सप्लायर भी हमारे साथ फिर मेहनत करेगा, अगर उसको लगता है कहीं इनोवेशन या किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो हमें डेफिनेटली गाइड करेगा। सेम चीज हम करते हैं अपने कस्टमर के साथ, हम पीएसए साइन करते हैं
कस्टमर, हमारा कस्टमर जरूरी नहीं है कंज्यूमर हो, मे बी वो कस्टमर एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर हो, मे बी वो कस्टमर हमारा रिटेलर या होलसेलर हो, वो कोई भी हो सकता है। उसके साथ हम यही चीज साइन करते हैं, उसी के साथ हम यही चीज बिल्कुल जो कस्टमर रिलेशनशिप हम सप्लायर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, सेम सिमिलर तरीके की रिलेशनशिप हम कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट के साथ करते हैं, जिसमें हम बेसिकली समझाते हैं कस्टमर को कि देखो हम इस स्टेट पे टाइमली डिलीवरी करके देंगे, अच्छी क्वालिटी के देंगे, बाकी उसे बेटर देंगे, आप हमारे साथ लॉन्ग टर्म पे आ जाइए। हम आपको एक ऐसी अप्रोच देंगे जिसमें आपको 1% से डील करना होगा, 10 जनों से डील नहीं करना होगा। लास्ट है दो, रिटर्न मैनेजमेंट और कस्टमर से रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आपको एक प्रॉपर रिटर्न मैनेजमेंट बनाना है ताकि अगर कस्टमर को कोई चीज अच्छी नहीं मिले, डिफेक्ट मिला, तो वो किस तरीके से रिटर्न करे, ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए। और लास्ट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, उसको अब हम डील डिटेल में करने वाले हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आपने कहा कि सर सीआरएम सबसे इंपॉर्टेंट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, क्योंकि सारा कुछ इसी पे डिपेंडेंट है। याद रखिए जब हमारे इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल को बनाया तो उन्होंने मेन फोकस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे रखा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट थी चाहे कुछ था। अब आपको भी मालूम है वैल्यू स्ट्रीम क्या होती है, एक होती है अपस्ट्रीम, एक होती है डाउनस्ट्रीम। वैल्यू स्ट्रीम क्या होती है, एक अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब सप्लायर साइड, डाउनस्ट्रीम मतलब आपने का बायर साइड। हमें क्या याद रखना है, हमारे हमारे जो सीआरएम होते हैं ये तीन तरीके के होते हैं और इस वैल्यू स्ट्रीम में किस तरीके से यूटिलाइज होते हैं देखिएगा। मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, किस तरीके से मैं पहले ही काफी अच्छे से बता चुका हूँ, बहुत छोटे से है। स्ट्रेटेजिक सीआरएम मतलब वो बेसिकली स्ट्रेटेजिक और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच लेके चलते हैं कि कैसे हम कस्टमर को बेस्ट वे में रेस्पॉन्ड कर सकें। फिर आपने कहा कि सर सेकंड होते हैं ऑपरेशनल। ऑपरेशनल के अंदर हमारे मेन तीन कंपोनेंट होते हैं, सेल्स फोर्स, मार्केटिंग एंड सर्विस ऑटोमेशन। मतलब हम चाहते हैं कि यार हमारी सेल्स फोर्स जो हो वो ऐसा ना हो कि एक ही पर्सन को दो जने अप्रोच कर रहे हो। तो आपका सीआरएम बिल्कुल एक क्लियर होना चाहिए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, क्योंकि कस्टमर को इरिटेट नहीं करना, उसके साथ ऐसे रिलेशनशिप बनाने हैं कि वो हमारी फैमिली की तरह है, हम उसकी फैमिली की तरह हैं, और वो हमें ज्यादा से ज्यादा बिजनेस दे सके, हम उसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे सकें। आपको सेल्स फोर्स को ऑटोमेट करना है, आपको मार्केटिंग को सही तरीके से चैनलाइज करना है ताकि उसको सही से हमारी बात पता चल सके, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में पता चल सके। और सर्विस ऑटोमेशन, आपने कहा कि सर्विस ऑटोमेशन में क्या है, आपने कहा कि यार सीधी बात है, कस्टमर को जहां पे सर्विस की जरूरत हो तो आपके पास बहुत सारे वेज हो ताकि कस्टमर हमसे अप्रोच कर सके, तरीके से हम उसको सर्विस दे सके टाइमली, और बहुत अच्छी रेस्पॉन्सिव सर्विस हम दे सके। लास्ट है एनालिटिकल, आपको उसके डेटा को एनालाइज करना है ताकि आप उसके पैटर्न को समझ सकें, क्या किस चीज की डिमांड उसको कब होती है, किस चीज की रिक्वायरमेंट वो कब चाहता है, ताकि हम उसकी वो रिक्वायरमेंट टाइमली बेस पे फुलफिल कर सके। दिस इज एनालिटिकल। ठीक है। अब आपने कहा कि सर इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैं नहीं रिपीट करा रहा, क्योंकि आपको पता है क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस होती है। लेकिन पुल और पुश के बारे में मैं लेके चल रहा हूँ, जो कि हमने अपना लीन के अंदर भी लेके चलना है। पुल क्या है, पुल का मतलब आपने कहा कि यार जब कस्टमर की डिमांड आई तब हमने उसको गुड्स सप्लाई किए। पुश क्या है, हमने पहले से ही गुड्स बना के रख दिए। पुल में क्या था, जब डिमांड आई तभी प्रोड्यूस कर रहे हैं। पुश में हमने पहले से ही स्टॉक बना के रख दिया अपनी डिमांड एस्टिमेट के हिसाब से। दिस इज पुल एंड पुश मॉडल। ठीक है। इसको हमने डिटेल में अपना डील किया था लीन के अंदर, हम दोबारा लीन में रिपीट कर लेंगे। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम मैंने बता दिया आपको। ई प्रोक्योरमेंट वगैरह मैं नहीं बता रहा आपको, ई सोर्सिंग, ई प्रोक्योरमेंट, ई परचेसिंग, ये आपको याद होना चाहिए। ई पेमेंट, सोर्स भी आप ऑनलाइन करें, पेमेंट भी ऑनलाइन करें, परचेज भी ऑनलाइन करें। मैंने इंडिया मार्ट वगैरह का एग्जाम्पल भी दिया था आपको। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे हमने। मैं ये सब चीजें यहाँ रिवीजन में डील नहीं कर रहा, क्योंकि ये मेरे को लग नहीं रहा वर्थी है रिवीजन के लायक। अगर आप कहेंगे तो मैं रिवाइज करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मेरे को वर्थी नहीं लग रही। ठीक है। रिलेशनशिप मार्केटिंग, मैंने आपको बताया था रिलेशनशिप मार्केटिंग के अंदर क्या होता है। हमें याद रखना है, पहले क्या गलती होती थी, हम सोचते थे कि हम सिर्फ कस्टमर को गुड्स बेच दें, बात खत्म। लेकिन अब हमने क्या कहा, अब हमने कहा नहीं, सिर्फ गुड्स बेचना हमारे पास सब कुछ नहीं है। हमें
हमें ये सोचना है कि यार उस कस्टमर से लाइफ टाइम में, जो भी उसका लाइफ टाइम है, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे लेना है। और इसको करने के लिए हम सिर्फ कस्टमर को फोकस नहीं करते, हमें बहुत सारी चीजों को फोकस करना होता है अगर हमें बेसिकली कस्टमर को वैल्यू जनरेट करके देनी है। अगर कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू इंक्रीज करनी है ताकि हम उससे ज्यादा अर्न कर सकें, कई तरीके से होता था, रीसेल, अपसेल। आपने कहा कि सर हम अगर उसको करना चाहते हैं तो हमें ये चीजें, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी होंगी। ये नहीं कि सिर्फ कस्टमर को बेचने की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करो, आपको 6 एरियाज पे फोकस करना होगा। आपको 6 एरियाज पे फोकस करना होगा, नॉट जस्ट वन कि कस्टमर। तो आपने कहा वो क्या है अगर आप कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। सो 6 एरियाज क्या हैं वो अभी हम डील करेंगे। चलो पहले हम देखते हैं कि आखिरकार कस्टमर लाइफ साइकिल वैल्यू क्या है और कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। मैंने आपको आपको एक हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अंदर से आर्टिकल दिखाया था, जिसमें आपको याद होगा जो मैं एक केस पढ़ा था हमने, जिसमें हमने डील किया था कि जो हमारा लार्जेस्ट कस्टमर था, जो हमें जिसको हम सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल कस्टमर समझ रहे थे, वो एक्चुअल में 120% लॉस ला के दे रहा था। जैसे हमारे पास 10,000 का प्रॉफिट है, लेट अस अज्यूम, तो 12,000 का लॉस वो अकेला जनरेट कर रहा था। क्यों? वो बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में ऑर्डर करता था एक्सेट्रा, जिसकी वजह से हमें जो कॉस्ट थी दिख नहीं रही थी, वो थी। तो हमें क्या करना है, अपने कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंट करनी है। और हमने उसमें कई सारी चीजें पढ़ी थी, ये रियल केस स्टडी थी, आपको अगर याद हो, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो उसमें हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में पढ़ी थी, तो आपने मतलब वो पब्लिश हुई थी बेसिकली इंग्लैंड एंड वेल्स वाले सीए इंस्टीट्यूट के आर्टिकल में, तो मैंने वहां से पढ़वाई थी आपको। तो आपने क्या किया था, आपने कहा था कि सर कुछ कस्टमर्स हमारे को 150% तक प्रॉफिट ला के दे रहे थे, और जो लार्जेस्ट था वो 120% लॉस ला के दे रहा था। तो आपने कहा था हम अभी तक तो प्रोडक्ट पे फोकस करते थे, हमारा सेंटर क्या रहता था, प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट सेंट्रिक होते थे कि किसी तरह के प्रोडक्ट्स बेच दें। P&L अकाउंट बनाया तो प्रोडक्ट के हिसाब से, जो कुछ बनाया हम प्रोडक्ट के हिसाब से बना रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा वो बेचना चाह रहे होते थे। अब हमसे कहता है हमें ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाने हैं और उसके लिए हमें मार्केटिंग मॉडल्स बदलने पड़ेंगे। जो सोच है कस्टमर को चेपने की, वो सोच बदलनी पड़ेगी। आपको कस्टमर से प्रॉफिटेबिलिटी लानी है तो हर कस्टमर की इंडिविजुअल प्रॉफिटेबिलिटी एनालाइज करनी पड़ेगी। हर कस्टमर के बारे में ये सोचना पड़ेगा कि ये लाइफ टाइम में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कैसे जनरेट करे। तो आपने कहा कि सर इसके लिए मतलब सीधी बात है, हमें हल्का सा और समझा देता हूं। हमें सीआरएम में चार, कस्टमर लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होती थी। आपने कहा कस्टमर सिलेक्शन की, कि कौन सा हमारा सही कस्टमर है। अगर हम एडल्ट डायपर बना रहे हैं तो हम सिर्फ एडल्ट्स के ऊपर फोकस करें। कैसे उसको एक्वायर करें, कैसे उसको रिटेन करके रखें, कहीं छोड़ के किसी और के पास ना चले जाए, और उसी कस्टमर को कैसे हम लोग रीसेल करें, मतलब फिर से वो हमसे एडल्ट डायपर खरीदे, क्रॉस सेल करें। मान के चलिए हम कुछ और भी बेचते हैं एडल्ट डायपर के साथ साथ, मान के चलिए हम टी शर्ट्स भी बेचते हैं, तो वो हमसे टी शर्ट्स भी खरीदे, और कैसे उसको अपसेल करें। मतलब आपने कहा एडल्ट डायपर वो सस्ते वाले खरीद रहा है, हम महंगे वाले उसको कैसे बेचें, इसके ऊपर अगर आप चाहते हैं कस्टमर का फोकस, तो आपने कहा कि सर ये हमारी लाइफ साइकिल की वैल्यू है, इस पे हमें फोकस रख के चलना है। इन चीजों को अगर हम करते हैं तो हमारा बिजनेस में लाइफ साइकिल के अंदर पूरे प्रोडक्ट की, कस्टमर की, हमारे पास कस्टमर की अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। तो आपने कहा कि सर देखिएगा, इसके लिए हम कैसे मार्केटिंग करते हैं। 6 मार्केटिंग मॉडल्स थे, मैंने आपको समझाया था, और मैंने आपको ये पैराग्राफ पढ़वाया था, फिर से पढ़वा रहा हूँ। बहुत अच्छा पैराग्राफ था ये। इफ कंपनीज आर टू compete successfully in domestic and global markets, they must engineer stronger bonds with their stakeholders, including customers, distributors, suppliers, employees, unions, governments, and other critical players in the environment. Common practices such as whipsawing suppliers for better prices, dictating terms to distributors, and treating employees at a cost rather than an asset must end. Companies must move from short-term transaction-oriented goals to long-term relationship-building goals. तो हमने यहाँ पे क्या सीखा था, देखो मैंने बहुत सारी चीजें थोड़ी सी कट शॉर्ट कर दी, मैं मानता हूँ,
क्योंकि वो बेसिक्स थी, हमने बहुत डिटेल में वो सब पढ़ी थी। ये चीज मैं थोड़ा डिटेल में क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है ये कभी भी पेपर में पूछा जा सकता है और बहुत लॉजिकल बात है। हमसे कहते हैं शॉर्ट टर्म एक दो ट्रांजैक्शन के हिसाब से मत देखो कस्टमर को, उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखो कि उसकी पूरी लाइफ टाइम के अंदर, आपने लाइफ टाइम के अंदर 4 स्टेजेस पढ़ी, तो चारों स्टेजेस पे आपने 4 स्टेज नहीं 4 चीजें पढ़ी, 4 आपने मार्केटिंग वेज पढ़े कि किस तरीके से उससे ज्यादा बिजनेस खींचना है। तो आपने कहा कि आपको कस्टमर को सिलेक्ट करना है, फिर कस्टमर को रिटेन करना है, ठीक है, कस्टमर को गुड्स मार्केट करने हैं, और आपने कहा कि सर हमें अपसेल वगैरह करना है। तो आपने कहा उन सब चीजों में ये जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी ना, सिलेक्शन करो, एक्विजिशन करो कस्टमर का, रिटेन करो और एक्सटेंशन करो कस्टमर का, तो आपने कहा कि सर आपको सब पे फोकस करना है किस तरीके से, और आपको एक बात याद रखनी है, आपको सिर्फ एक्विजिशन पे फोकस नहीं करना, आपको सिर्फ रिटेंशन पे फोकस नहीं करना, आपको चारों पे फोकस करना है। और यहाँ पे हमने देखा भी था, एक मैंने आपको एक सर्वे के हिसाब से बताया था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजर वही होती है फर्म्स जो कि सिर्फ रिटेंशन पे फोकस ना करे, सिर्फ एक्विजिशन पे फोकस ना करे, दोनों पे इक्वली फोकस करे। तो आपको सब पे इक्वली फोकस करना है, आपको एक्सटेंशन पे भी फोकस करना है, आपको रिटेंशन पे भी, कस्टमर कौन सा है उस पर भी ध्यान देना है। और आपको ये भी याद रखना है, क्या अब 6 मार्केट मॉडल्स में कैसे आया, आपको ये भी याद रखना है कि आपको सिंगल ट्रांजेक्शन के हिसाब से नहीं सोचना कस्टमर की, रेदर ये सोचना है कि यही कस्टमर हमें लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट दे सकता है, इसी की प्रॉफिटेबिलिटी हम इंप्रूव कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। एक ही कस्टमर को अच्छे से हम धो सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से दूध निकाल सकते हैं इस गाय से। तो कैसे निकालें, लेकिन इस चीज को सोचना बाकी है। आपने कहा कि सर इसके लिए सिर्फ कस्टमर पे फोकस करेंगे तो काम नहीं चलेगा, इसमें अगर आप सप्लायर के साथ अच्छे से डील नहीं करेंगे, वो अच्छी क्वालिटी गुड्स नहीं देगा, तो कस्टमर भाग जाएगा, फ्यूचर में आपसे नहीं लेगा। तो आपको कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने के साथ साथ आपसे कहता है सीआरएम के अंदर ही आप जब मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको इन डोमेन्स पे भी ध्यान रखना है कि सप्लायर खुश रहे, सप्लायर के साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं। एम्प्लॉयज को आप कॉस्ट की तरह ट्रीट ना करें, उनको एक टीम की तरह ट्रीट करें, एक असेट की तरह ट्रीट करें, ताकि वो आपके लिए वर्क करें, ताकि वो आपको जनरेट करके दें बिजनेस। तो आपसे कहता है कि यार बड़ी सीधी सी बात है, हमें कहां से उठना है, शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन ओरिएंटेड होने के बजाय हमें क्या करना है, लॉन्ग टर्म के बेस पे चलना है। और इसके अंदर हमने बहुत अच्छे से कूड बैंक के बारे में भी देखा था। मैं आपको 6 के 6 जो भी मार्केटिंग जिस जिस पे हमें फोकस करना है इस इस रिलेशनशिप मार्केटिंग के अंदर, वो याद दिला देता हूँ। कस्टमर पे तो आप हमेशा फोकस करते ही थे, बिकॉज कस्टमर इज द किंग, कस्टमर आपके साथ लॉयल होना चाहिए, कस्टमर को आप बेस्ट से बेस्ट वैल्यू देनी चाहिए, ये तो सब जानते हैं, इसमें कोई बात नहीं। और अभी तक हम शॉर्ट टर्म में यही कर रहे थे, सिर्फ इस पे फोकस कर रहे थे। मगर अब हमें समझाया गया, अगर आपको बिजनेस को जनरेट करना है और आगे लेके जाना है, कस्टमर से आपको प्रॉफिटेबिलिटी लानी है, लॉन्ग टर्म में लाइफ टाइम वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है, कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है, तो आपको आपको मॉडल को, मार्केटिंग मॉडल को 6 पार्ट में इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा, ना कि सिर्फ कस्टमर पे फोकस करना पड़ेगा। आपको रेफरल मार्केट पे भी फोकस करना पड़ेगा। रेफरल मार्केट कौन सा होता है, आपने कहा कि सर कस्टमर याद रखिए कई तरीके से पकड़ा जाता है, सिर्फ आपने अपने कस्टमर को खुश रखना ही सब कुछ नहीं है, कस्टमर इज द किंग से कुछ नहीं हो, उसको पकड़ोगे कैसे, आपने कहा सर हमने ऐड किया, अरे ऐड तो करते ही हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट कैसे करोगे। मैंने आपको सिटी बैंक का एग्जांपल दिया था, जहां पे मैंने आपको दिखाया था कि वो लोग क्या करते हैं, कार्ड के लिए, क्रेडिट कार्ड वगैरह के लिए आपको रेफरल बेनिफिट देते हैं कि अगर आप उनका कार्ड रिकमेंड करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको पैसे मिलेंगे एक्सेट्रा। तो ये भी एक तरीके की मार्केटिंग है, लेकिन आपने कहा इससे हमारे कस्टमर का बेस बढ़ जाएगा, है ना, कस्टमर हमारे ज्यादा हो जाएंगे। तो आपने कहा कि सर कस्टमर पे तो फोकस करना ही है, लेकिन उसको लाने के लिए पर भी तो फोकस करना है, कैसे आएगा कस्टमर, ये भी तो फोकस करना है ना। तो कैसे आएगा, रेफरल। तो आपको अपने अपने ही करंट कस्टमर को एडवोकेट बनाना है, बाहर के लोगों को एडवोकेट बनाना है, वॉट एवर द केस में भी। मैंने आपको कहा था कस्टमर एडवोकेसी पे आपको फोकस करना है, ताकि इसमें रेफरल में सबसे ज्यादा फोकस किस पे रहेगा, कस्टमर एडवोकेसी। क्योंकि अगर आपका जो करंट कस्टमर है वो वर्ड ऑफ माउथ से दूसरे को बोलेगा, तो ऑब्वियसली आपका बिजनेस सबसे अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा। सेकेंड आपने कहा था इन्फ्लुएंस मार्केट, मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्टॉक ब्रोकर का, कि अगर मान के चलिए आप स्टॉक में डील करते हैं और आप किसी चीज को, मान के चलिए वॉरेन बफे की बर्कशायर हैथवे कुछ बोल देती है, तो आप उसको फॉलो कर लेंगे, क्यों, क्योंकि वो आपको इन्फ्लुएंस करती है। तो आपने कहा कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इन्फ्लुएंसेस को रखना है, ताकि ऐसे लोगों के साथ डील करना है जो मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सके,
तभी तो कस्टमर आएगा। कस्टमर को तो हमने सेटिस्फाई करना है, कस्टमर इज द किंग, एवरीथिंग इज गुड। लेकिन कस्टमर लाएंगे कैसे? इसके लिए आपको इन्फ्लुएंशियल मार्केट के साथ डील करना है, आपको इसके साथ भी रिलेशनशिप बना के चलनी। तो रिलेशनशिप बिल्डिंग क्या है? रिलेशनशिप मार्केटिंग कुछ नहीं है, वो ये कह रही है कि कस्टमर के साथ तो रिलेशनशिप रखो ही रखो, साथ में कुछ और चीजें रखो जिसके साथ आप रिलेशनशिप क्रिएट करो, ताकि आपके कस्टमर इंप्रूव हो सके, ताकि कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाई हो सके, ताकि सप्लायर अच्छी गुड्स बना के दे सके, ताकि कस्टमर को अच्छा मिल सके। ठीक है। अच्छा, अगला है, अगला आपने कहा कि सर अगला है रिक्रूटमेंट मार्केट। अब रिक्रूटमेंट मार्केट क्या था? आपने कहा रिक्रूटमेंट मार्केट का मतलब है कि आप बढ़िया से बढ़िया, आज की डेट में एम्प्लॉयज मिलना सबसे मुश्किल है। सबसे बड़ा असेट क्या है इस दुनिया में? एम्प्लॉय आज की डेट में सबसे बड़ा असेट है। आज की डेट में एक अच्छा एम्प्लॉय मिल जाए तो बात ही खत्म है, उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो आपको अच्छे एम्प्लॉय ढूंढने हैं। जब आपके पास अच्छे एम्प्लॉय, स्किल्ड एम्प्लॉय होंगे तो डेफिनेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट वे में आगे बढ़ा के देंगे। तो आपने कहा कि ये इस मार्केट पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, तभी तो आपका कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाओगे। फिर आपने कहा कि सर मेरे को इसी पे फोकस नहीं करना, सप्लायर और अलायंस पे भी डिस्कस करना है। आपने कहा कि सर मुझे ध्यान रखना है, चाहे वो सप्लायर हो चाहे अलायंस हो, आपको ध्यान रखना है कि यार जिससे भी हम डील कर रहे हैं वो वो हमें बेस्ट टू बेस्ट आपको क्वालिटी चीज बना के दे, आपके साथ इनोवेट हो, आप वो उसके साथ। अब देखो दो तरीके की इंटीग्रेशन होती थी, वर्चुअल और वर्टिकल। तो आपको चाहे आप वर्टिकल इंटीग्रेशन कर रहे हो चाहे वर्चुअल इंटीग्रेशन कर रहे हो, वॉट एवर द केस में भी, वर्चुअल के अंदर क्या होता था, हम सिर्फ सारा काम आउटसोर्स करने पे प्रेफर करते थे। वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या था, हम सप्लायर का काम भी खुद करना चाहते थे। वर्टिकल डिसइंटीग्रेशन या डी एग्रीगेशन क्या होता था, इसमें हम कुछ आउटसोर्स करते थे कुछ खुद करते थे। तो आपने ये कहा कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको आपको सप्लायर के साथ बड़े अच्छे रिलेशनशिप बना के देने हैं, सबसे अच्छे सप्लायर्स को चूज करना है, बढ़िया क्वालिटी के सप्लायर को चूज करना है जो टाइमली डिलीवरी कर सकें, विदाउट एनी डिफेक्ट डिलीवरी कर सके, तभी तो कस्टमर को सेटिस्फाई करो। तो सिर्फ कस्टमर पे बार बार क्या है, रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या कह रही है, सिर्फ कस्टमर पे फोकस करने से कुछ नहीं होगा, आपको आपको सब पे फोकस करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद आपने कहा कि सर ये हो गया इन्फ्लुएंशियल मार्केट। अब आपने कहा इन्फ्लुएंशियल मार्केट तो मैं आपको बता चुका, कौन सा रह गया? हाँ जी, इंटरनल मार्केट। अब आपने कहा सर इंटरनल मार्केट क्या है? आपने कहा इंटरनल मार्केट का मतलब है कि याद रखिए कि आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर एक डिपार्टमेंट, दो डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट दूसरी डिपार्टमेंट के लिए, आप भी जानते हैं, आपने कहा कि एक कस्टमर की तरह है। आप कहेंगे कि यार एक डिपार्टमेंट दूसरी डिपार्टमेंट के लिए कस्टमर की तरह है। आपका दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करके काम करें। याद रखिए, आप क्रॉस फंक्शनल होके काम करें। आप कहोगे इस तरीके से वर्क करें कि अल्टीमेट जो गुड्स हैं, जो अल्टीमेट कंज्यूमर है उसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले, या जो कस्टमर है उसको ज्यादा से ज्यादा हम वैल्यू क्रिएट करके दें। जो हमारा जो इंटरनल मार्केट है वो बस सीधी सी बात कह रहा है कि हमारे को फोकस जो करना है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स है सब एक दूसरे के साथ इस तरीके से वर्क करें कि हम लोग अल्टीमेटली, हमारा हायरार्की इस तरीके से होनी चाहिए कि हमारे कोई भी फंक्शन जो हो वो कस्टमर को बेनिफिट लाने के लिए हो। फंक्शंस जो हमारे इंटरनल जो फंक्शंस हो किसके लिए हो, वो हमारे कस्टमर के फोकस को रखते हुए क्रॉस फंक्शन होने चाहिए। एक एक लिमिट नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक डिपार्टमेंट दूसरे से टॉक ना कर सके, डिस्कस ना कर सके। जहां जरूरत हो वो डिस्कस करे, जहां इंप्रूवमेंट की जरूरत हो एक दूसरे के साथ बैठें। आपको अल्टीमेटली ये याद रखना है कि यार आपको इंडिविजुअल अपने डिपार्टमेंट का बेनिफिट नहीं देखना, आपको क्या देखना है, आपको अल्टीमेट कस्टमर का बेनिफिट देखना है। यहां पे ये बोला गया था। ठीक है। तो आपने कहा था सही है सर, इस तरीके से हमारा आपका था। अब आपने कहा कि सर, और याद रखना दोनों तरीके के कस्टमर, इंटरनल कस्टमर भी एक्सटर्नल। मैंने ये भी बताया आपको कि एक डिपार्टमेंट दूसरे के लिए कस्टमर होता है। इसमें ट्रांसफर प्राइसिंग वगैरह में हमने हल्का सा समझेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को जब गुड्स बेच रहा होता है तो जरूरी नहीं कॉस्ट पे बेचे, वो हो सकता है अदर देन कॉस्ट पे भी बेच सकता है।
तो आपने कहा था सर, गॉर्डन ने इसी चीज को और डिटेल में समझाया था कि यार देखिए, ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग में क्या होता था, हम सिर्फ वॉल्यूम पे फोकस कर रहे होते थे, रिलेशनशिप पे हम प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म रिटेंशन पे फोकस कर रहे होते हैं। ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग में हम सिर्फ एक बार कस्टमर को दिखाते हैं ये फीचर है हमारे प्रोडक्ट का, जबकि हम रिलेशनशिप मार्केट में कस्टमर को की वैल्यू जनरेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, दिखाते हैं कि उसको लॉन्ग टर्म में क्या वैल्यू हमसे मिलेगी, ये हमारा फोकस होता है। ट्रांजेक्शनल मार्केटिंग हमारा शॉर्ट टर्म टाइम स्केल बेसिस पे होता है, रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के बेस पे होता है। ऑब्वियसली ट्रांजेक्शनल मार्केटिंग में क्योंकि हम वन टाइम ट्रांजेक्शन पे फोकस कर रहे होते हैं, हम कहते हैं कि यार एक कस्टमर सर्विस लिमिटेड होती है, अदरवाइज हमें क्योंकि रिलेशनशिप मार्केट में लॉन्ग टर्म में चल रहे होते हैं, इसलिए हम बहुत अच्छे से लॉन्ग टर्म में कस्टमर से कांटेक्ट भी रखते हैं और उसको सपोर्ट भी देते हैं। ठीक है, हमारे पास सिर्फ कस्टमर की क्वालिटी, कस्टमर की रिलेशनशिप क्वालिटी के ऊपर हम फोकस कर रहे होते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग में, जबकि ट्रांजैक्शन मार्केटिंग एक प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है उस पर दिखा रहा होता है। ठीक है, हम लाइफ टाइम वैल्यू जनरेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं यहाँ पे। आगे आपने कहा एसएलए क्या होता था, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता था, जब हम किसी भी वर्क को कराते हैं तो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये उतना बाइंडिंग नहीं होता जितना कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन इसके अंदर हम जैसे कॉन्ट्रैक्ट तो ये होता है कि मैं आपके साथ ये काम करूंगा, एसएलए होता है कि इस टाइम पे आप मेरे को ये डिलीवर करके देंगे, और अगर नहीं करेंगे तो किस तरीके से उसमें हमें क्या रिकॉर्ड्स करना है। एसएलए को हम थोड़ा फ्लेक्सिबल रखते हैं, टाइमली बेस पे चेंज करते रहते हैं सिचुएशन के हिसाब से। कॉन्ट्रैक्ट तो सीधा है कि भाई आपको मेरे को ये चीज इतने रुपए में डिलीवर करके देनी है। गेन शेयरिंग मैंने आपको समझाया था दोस्तों, गेन शेयरिंग क्या होता है अगर आपको याद हो। गेन शेयरिंग का मतलब था कि हम लोग कहते थे, मान के चलिए मैं और आप बिजनेस में आए, पार्टनरशिप में आए, या मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था एम्प्लॉय के तौर पे, भगवान ना करे किसी के साथ तो किसी पर्टिकुलर पर्सन की जॉब चली जाए। अब वो क्या कर सकता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में जाके बोलेगा कि आप एक काम करिए, मुझे कुछ मत दीजिए, अगर आपको मुझसे, क्योंकि मैं आपके साथ इतने साल रहा हूं, अगर मेरी वजह से कुछ बेनिफिट हो तो उसका शेयर मुझे दे दीजिएगा, अदरवाइज मत दीजिएगा। ये भी एक तरीके की गेन शेयरिंग है। सप्लायर भी इस तरीके से कर सकता है, ये एक रेडिकल फॉर्म ऑफ गेन शेयरिंग है। मैं सिंपल फॉर्म ऑफ गेन शेयरिंग नहीं लेके चल रहा हूं यहाँ पे। मैंने ऑल्दो वहां पे सिखाई थी कि यार एम्प्लॉय को बोनस देना भी एक तरीके का गेन शेयरिंग है। तो आपने कहा कि रेडिकल फॉर्म में जैसे सप्लायर आपके पास आया, आपसे कहता है कि देखो मैं ये चीज आपके लिए बेनिफिट आपको करके दे सकता हूँ, अब आपने कहा कि यार ये पता नहीं कर पाएगा या नहीं, तो विन विन सिचुएशन किस तरीके से होती है, सप्लायर कहता है कि देखो अगर मेरी वजह से आपको कुछ कॉस्ट सेविंग्स होती हैं तो वो कॉस्ट सेविंग हम लोग शेयर कर लेंगे, नहीं होती तो कोई बात नहीं, नहीं होती तो लॉस मेरा, जो लॉस होगा मैं आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं करने दूंगा। तो आप कहते हैं यार इससे अच्छी बात क्या है, तो आप कहते हैं ऑब्वियसली अगर ये मेरे को कुछ बेनिफिट देगा तो मैं अपना बिजनेस का प्रॉफिट इसके साथ शेयर करने को तैयार हूं, मुझे क्या दिक्कत है भाई, मेरी कॉस्ट लग रही थी 100 रुपी, अगर ये मेरे 50 में ये काम करके देने को तैयार है, 50 रुपीज बच रहे हैं, 25 ये ले लेगा अगर एक्स्ट्रा, तो ठीक है ले ले, लेकिन वही चीज वही क्वालिटी मेरे को अच्छी चीज अगर बना के देने को रेडी है तो मैं इसके साथ शेयर करने को तैयार हूं। दिस इज बेसिकली गेन शेयरिंग। ठीक है, ये हमारा गेन शेयरिंग है। आउटसोर्सिंग हमने चैप्टर 6 में पढ़ा, आउटसोर्सिंग जो है वो हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है चैप्टर 6 में क्योंकि मैंने लिया हुआ है डिसीजन मेकिंग। हाँ मुझे मालूम है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि लास्ट क्लास थोड़ी हम लोग रिवीजन कर रहे थे, लास्ट क्लास में भी बहुत टाइम लग गया, आज भी। आज की क्लास मैंने थोड़ी सी फास्ट रखी रिवीजन की, लास्ट क्लास थोड़ी स्लो चली थी, रिवीजन मैं चाहता हूँ थोड़ा फास्ट रहे। लास्ट क्लास थोड़ा ज्यादा स्लो हो गया था, मुझे भी ऐसा लगा, जरूरत से ज्यादा टाइम लग गया था उसमें, इतना टाइम नहीं लगाएंगे इसीलिए मैंने आज थोड़ा फास्ट बोला। आई होप सबको मजा आया होगा, मुझे मालूम है, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम रिवाइज करने में ही तो ज्यादा लगाया, कोई बात नहीं होती, अच्छे से रिवाइज तो हो गया, सबसे अच्छी बात यह। किसी को अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, वरना आज हम जल्दी ब्रेक पे जा रहे हैं, 10 मिनट का अदरवाइज हमारा ब्रेक होगा, मैं वेट कर रहा हूँ अगर कोई डाउट हो तो।